नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी। मैं लोकेश सर आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजन एकेडमी पे। और जैसे कि आप सब जानते हो, हमने एक हिंदी की सीरीज शुरू की है। उसमें आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ हैं। कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। हिंदी में सबसे पहला विषय टॉपिक आता है, वो है वर्ण व्यवस्था। और इस वर्ण व्यवस्था के अंदर हम कुछ बेसिक चीजें भी जानेंगे। जैसे सोचो, अगर हमसे पूछ लिया जाए बच्चों कि हिंदी शब्द, अभी हम हिंदी भाषा की बात ना करके हिंदी शब्द से शुरुआत करें, और पूछा जाए कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, तो हिंदी हमारी फारसी भाषा का शब्द है। और फारसी भाषा का शब्द होने के कारण ये हमारे लिए कौन सा शब्द बनेगा? इसे हम विदेशी शब्द कहेंगे, या हम इसे आगत शब्द भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि बाहर से आने वाले जितनी भी भाषाएं हमारे इंडिया के अंदर आई, उनसे जो भी शब्द हमने ग्रहण किए, वो सब या तो विदेशी शब्द कहलाए बच्चों, या आगत शब्द कहलाए। अगर हमसे पूछ लिया जाए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो एक खड़ी बोली के महान कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और ये वो महान कवि है जिन्होंने कश्मीर के लिए कहा था, गर फिर दो से बर्रू है जमी अस्त, अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। एनसीआर के टच में जितने भी रूरल एरिया हैं बच्चों, वहां जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस बोली को हम मानते हैं, वो सब कौन सी है? खड़ी बोली। तो एक कौन सी भाषा के कवि थे? खड़ी बोली बोलते थे बच्चे। इन्होंने जो भी लिखा है वो खड़ी बोली में लिखा है। ये हमने बात की थी अब तक हिंदी शब्द के बारे में। और अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में बच्चों। अगर सोचो, हमसे पूछ लिया जाए हिंदी भाषा का जन्म, अब तक तो हम बात कर रहे थे बच्चों हिंदी शब्द की, और हमसे पूछा जाए हिंदी भाषा का जन्म, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो कौन सी भाषा से हुआ बच्चों? संस्कृत भाषा से। भारत के अंदर जितनी भी भाषाओं का निर्माण हुआ, उन सबकी जननी संस्कृत भाषा मानी गई। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि संस्कृत की लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि है बच्चों। एक बात जरूर याद रखना, काफी बुक में दिया हुआ है कि जो संस्कृत की लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी की लिपि है देवनागरी बच्चों। हिंदी भाषा का जन्म पूछा जाएगा तो संस्कृत भाषा से। और अगर ये पूछा जाए हिंदी की देवनागरी लिपि का निर्माण कौन सी लिपि से हुआ है, तो फिर हमें बताना होगा किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। इससे आगे चलें, और अब हमसे पूछ लिया जाए हिंदी भाषा, हिंदी भाषा हमारी कौन सी भाषा है? इसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो हिंदी जो भाषा है हमारी, कौन सी भाषा है बच्चों? राजभाषा के नाम से जानी जाती है। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया क्योंकि पूरे भारत के अंदर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और बोली प्रयोग निश्चित नहीं था। क्योंकि अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो वहां द्रविड़ भाषा परिवार बोला जाता है। वहां के लोग या तो अंग्रेजी या फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बात करते हैं। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा ना मानकर क्या माना गया? राजभाषा। और अगर हमसे पूछा जाए कि राजभाषा का अर्थ क्या है, तो हमें बताना होगा सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? हमारी राजभाषा कहलाती है। और ये पूछ लिया जाए कि राजभाषा का निर्माण कब हुआ, मतलब राजभाषा कब बनी, तो कहते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा बनी। इसलिए हर 14 सितंबर को हम अपना हिंदी दिवस बनाते हैं बच्चों। अगर हमसे पूछा जाए
कि हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। और राजभाषा कब बनी हिंदी हमारी, 14 सितंबर 1949। ये संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 343 के पहले अध्याय में आती है बच्चों। और इसी के साथ 351 अनुच्छेद के अंदर पूछ लिया जाए कौन से भाग में आती है, तो इसके 17वें भाग में आती है। और हमारे भारत के संविधान में 22 भाषा लिखित हैं। या तो वो आपसे पूछे 22 भाषा, या 22 की 22 भाषा, या हिंदी भाषा संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर आती है, तो आपको बताना होगा 8वीं अनुसूची के अंदर आती है बच्चों। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और पूछ लिया जाए हिंदी का निर्माण। या हम कहीं कहीं लिखा देखेंगे कि इसे चक्र भी कहा जाता है, कि हिंदी का चक्र कैसे चला। तो हमारी हिंदी का जो जन्म हुआ वो सबसे पहले कौन सी भाषा से हुआ, संस्कृत भाषा से। सबसे पहले संस्कृत आई। और फिर एक ऐसा समय आया जब देश के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़े जोरों शोरों से था, और उस समय जो भाषा प्रयोग की जा रही थी वो थी पाली भाषा। तो संस्कृत के बाद पाली आई। और फिर बौद्ध धर्म के साथ एक और धर्म साथ के साथ उभर कर आया, जैसे जैन धर्म के नाम से जानते हैं। और उस समय जो भाषा प्रयोग हो रही थी वो थी प्राकृत भाषा। और पाली प्राकृत के बाद एक अभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। और अभ्रंश के बाद हमारी हिंदी भाषा आई। ये एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम कहता है कि अपभ्रंश के बाद हिंदी बनी है। वरना अगर आप पढ़ोगे तो अपभ्रंश के बाद एक और रूप बताया गया जिसे अववर्त रूप कहते हैं। अववर्त और अपभ्रंश दोनों का मतलब एक ही था, भाषा का मिश्रण, या हम भाषा का बिगड़ा रूप भी कह सकते हैं। अगर पूछा जाए अपभ्रंश का अर्थ क्या है, तो कहा जाता है कि भाषा का मिश्रण। हिंदी भाषा में हम बोली के शब्द भी पढ़ते हैं, जैसे आसपास की जो हमारी बोलियां होती हैं उनके शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे लिए अपभ्रंश कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा एनसीआर के टच में जितने भी रूरल एरिया हैं, वहां जो शब्द बोले जाते हैं वो सब खड़ी बोली के प्रयोग किया जाता है। जैसे खड़ी बोली में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। वो शब्द जिनका कोई स्रोत नहीं है, हम अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने आसानी से प्रकट कर सकें और वो आसानी से समझ सकें। हमने जिन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया वो सब देशज कहलाए। उन्हीं को हमने अपभ्रंश का मिश्रण कहा भाषा का। ब्रिज की तरफ जाओगे, मथुरा की तरफ, तो वो ब्रिज बोलते हैं। और हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। ब्रिज में कहा गया है कि मैया मैंने ना माखन खायो, और जाको घर बरो हो दही माखन से, वो काहे करने लागो चोरी। मैया मोरी जान पड़े सब सखी मिली, मेरे मुंह माखन लिपटायो, और तूने घर को माखन ऊंचे पे लटकायो, हाथ जाए ना कोई। मैया मोरी मैंने ना माखन खायो। तो ये जो ब्रिज था ये भाषा का अपभ्रंश है, क्योंकि यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं हम। हिंदी में हमने ब्रिज पढ़ा, अवधी, भोजपुरी, अवध, हरियाणवी। या हरियाणा से अगर कोई बिलोंग करता है तो आप देखते हो कि हरियाणा में सभी कहते हैं लठ, जबकि सार्थक शब्द होता है लाठी। लठ जो शब्द है वो देशज शब्द है हमारा, वो भी अपभ्रंश का आधार है। गिरधर कविराय की कुंडली आपने पढ़ी होगी, 5वीं क्लास में थी, कि लाठी में बहुत गुण, सदा राखियो संग, गैरो नद नालो पड़े तहां बचाए अंग, और तहां बचाए अंग झपट कुत्ते के मारी, और दुश्मन दावागीर हो तो दुश्मन को पछाड़ी, सुनो जगत के वासी सब हथियार दियो छाड़ी, और हाथ में ले लो लाठी। तो वो जो भाषा का मिश्रण था उसे हमने क्या कहा है, अपभ्रंश का है। और अपभ्रंश के बाद अववर्ट एनसीईआरटी नहीं मानती है, पर अगर हमसे पूछ लिया जाए तो अपभ्रंश के बाद अववर्ट, या फिर अपभ्रंश के बाद बनी हमारी हिंदी भाषा। अगर हमसे चक्र पूछा जाए निर्माण कैसे कैसे हुआ, तो हमने बताया बच्चों सबसे पहले जन्म हुआ संस्कृत भाषा, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अववर्ट, या फिर हमारी आई हिंदी भाषा। यहां तक समझ आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि हिंदी भाषा का रूपांतरण।
अगर क्वेश्चन आता है और पूछ लिया जाए पर्सन कि आपसे हिंदी भाषा का रूपांतरण कौन सी भाषा से हुआ है, तो हिंदी का जन्म तो संस्कृत भाषा से हुआ और रूप कौन सी भाषा से बना है? अपभ्रंश भाषा से बना है। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से और हिंदी का रूपांतरण अपभ्रंश भाषा से। अपभ्रंश का मतलब था भाषा का मिश्रण रूप। और अगर हमसे चक्र पूछा जाए तो पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी भाषा। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि हमें हमारी हिंदी के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि स्वर कितने हैं। अगर आपका प्रश्न इस प्रकार से है कि स्वर कितने हैं तो राइट आंसर होगा 11। अगर पूछा जाए बच्चों मात्रा के आधार पर, या उच्चारण के आधार पर, स्वर कितने हैं 11। मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर पूछ लिया जाए तो कितने होंगे बच्चों? 10। अब 11 तो हमने पढ़ा था, 10 कहां से रह गए? तो 10 की अगर हम बात करें तो एक जो स्वर है री, इसको एनसीईआरटी कहती है कि मात्रा के आधार पर संस्कृत भाषा में काउंट होता है। हिंदी में उच्चारण किया जाता है, पढ़ाया जाता है, पर इसके जो जितने भी शब्द बनते हैं, इसकी जो मात्रा प्रयोग होती है वो सभी तत्सम शब्दों में प्रयोग होती है। चाहे हम मात्र लिखें, बात्र लिखें, पृथ्वी, पृष्ठ, है ना, सिंगार, वो सभी शब्द कौन सी भाषा के हुए? संस्कृत भाषा के। इसलिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने काउंट किए जाएंगे? 10। और अगर क्वेश्चन बनता है कि अर्थ के आधार पर, या लेखन के आधार पर, अर्थ के आधार पर या लेखन के आधार पर, या क्वेश्चन आ जाए बच्चों कुल स्वर, इन तीनों का आंसर क्या होगा हमारा? 13। स्वर कितने होते हैं? 11। उच्चारण के आधार पर 10। और लेखन के आधार पर या अर्थ के आधार पर या कुल स्वर पूछ ले जाए तो जब कितने हो जाएंगे? 13। अब ये 13 कहां से आ गए? कहा जाता है कि दो हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? आयोगवा। दो आयोगवा हैं। ये आयोगवा ना तो स्वर माने गए ना व्यंजन माने गए, दोनों के बीच का आधार बने। और आयोगवा क्या है? पहला आयोगवा है अं और दूसरा होता है अह। इस आयोगवा को कहा जाता है अनुस्वार और इस आयोगवा को हम कहते हैं अनुस्वर या विसर्ग। क्लियर हुआ? समझ आया? चलो आगे चलते हैं और अब बात करते हैं। और हमसे पूछा जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजन 33 होते हैं वर्णमाला में। अगर क्वेश्चन बनता है वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तब आपका आंसर होगा 52। मूल व्यंजन 33 होते हैं और अगर पूछ लिया जाए कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है तो फिर कितना होगा? 52। और अब थोड़ा सा जानते हैं हम अपनी भाषा के बारे में। अब हिंदी भाषा पढ़ रहे थे तो हम भाषा भी जान लेते हैं क्या होती है। एक शब्द में अगर कहा जाए तो संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण का आधार या संप्रेषण का माध्यम कहा जाता है अपने भाव और विचार जिनके द्वारा हम दूसरों के सामने प्रकट करें और दूसरों के ग्रहण करें, वो सब क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है बच्चों। भाषा के कितने भेद हैं? अगर क्वेश्चन आता है सिंपल भेद कितने हैं,
तब आपका राइट आंसर होगा 3। पर अगर पूछ लिया जाए भाषा के मुख्य भेद कितने हैं, तब आपका आंसर होगा 2। भाषा के 3 भेद हैं। पहला सांकेतिक, दूसरा मौखिक, और थर्ड आता है लिखित। भाषा के कितने भेद हैं, तो 3, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। पर अगर क्वेश्चन हो भाषा के मुख्य कितने भेद हैं, तो 2। और मुख्य कौन कौन से हैं बच्चों, ये पूछ लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए मौखिक और लिखित हमारे क्या हैं, मुख्य भेद होते हैं। इससे आगे चलें और पूछ लिया जाए भाषा का प्रथम रूप कौन सा है, तो ध्यान रखना सांकेतिक भाषा का कैसा रूप है, प्रथम रूप है। मौखिक कैसा है, भाषा का मूल रूप है। और लिखित कैसा होता है, भाषा का कृत्रिम रूप होता है। भाषा का प्रथम रूप सांकेतिक, भाषा का मूल रूप मौखिक, और भाषा का कृत्रिम रूप अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है, लिखित। कहा जाता है कि जन्म से लेकर 8 मंथ तक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कोई भी शब्द भंडार नहीं होता, सिर्फ संकेतों से बात करते हैं। आप उसकी त्वचा को सहलाते हो तो वो मुस्कुराता है। और जैसे जैसे आप 9 से 12 मंथ के होते हो तो 3 से 4 शब्द आप बोलना शुरू करते हैं बच्चा, और वो आधे अधूरे बोलता है जिन्हें हम टेलोग्राफी भाषा के कहते हैं, ता मा पा चा। और फिर इतना बोलता है कि फिर पूरे जीवन बोलता रहता है। मौखिक मूल रूप सबसे ज्यादा इसी रूप का प्रयोग करते हैं हम अपने जीवन में। और जिनके लिए हम बोल नहीं सकते, जिन्हें हम बोल नहीं पाते, उनके लिए हम पत्र लिखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं, मैसेंजर पे मैसेज लिखते हैं। आप जो भी लिख रहे हो वो भाषा का कौन सा रूप है, लिखित रूप है। वो कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब होता है अप्राकृतिक रूप। मतलब भाव और विचार तो आपके हो सकते हैं पर आप प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने प्रस्तुत नहीं होंगे। तो भाषा का मूल रूप मौखिक होगा, कृत्रिम लिखित होता है, और प्रथम रूप कौन सा होता है, सांकेतिक। इससे आगे चलें, मौखिक की अगर हम बात करें बच्चों, और लिखित रूप, क्योंकि सांकेतिक वहीं समाप्त हो जाता है और अपने पूरे जीवन में बहुत क्षण भंगुर रूप से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो उससे आगे जिन रूपों का प्रयोग होता है वो मौखिक या लिखित होते हैं, इसलिए इन दोनों को मुख्य रूप भी कहा गया। मौखिक भाषा का मूल रूप है, हमने आपको बताया। अगर पूछ ले जाए इसकी मूल इकाई क्या होती है, तो हमें पता होना चाहिए मौखिक की जो मूल इकाई है वो ध्वनि है। क्योंकि मैं मुख से बोलता हूं, आपके कानों में एक आवाज जाती है जिससे आप पहचान पाते हो कि सामने वाले ने क्या कहा है। और लिखित की जो मूल इकाई है वो वर्ण है, क्योंकि वर्णों के सहयोग से हम लिख पाते हैं बच्चे। तो इसलिए जो भी हम लिखने का कार्य करते हैं किसके सहयोग से करते हैं, वर्णों के सहयोग से। मौखिक भाषा का अस्थाई रूप है और लिखित भाषा का स्थायी रूप होता है। मौखिक को हम भाषा का स्थायी रूप मानते हैं और लिखित भाषा का स्थायी रूप होता है। अस्थायी का मतलब है कि जन्म, जब शुरुआत होती है जन्म में बच्चा सांकेतिक रूप का प्रयोग करता है। फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद आप 3 से 4 शब्द बोल रहे थे, 9 से 12 मंत्र जिन्हें टेलोग्राफी भाषा के कहते हैं। फिर बच्चा मातृभाषा का प्रयोग करता है। फिर जो हमारी राजभाषा है उसे सीखता है, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, जिसमें भी आपकी रुचि होती है वो नई नई भाषा सीखना शुरू करते हो आप। तो मौखिक जो है वो परिवर्तित होती रहती है, इसलिए अस्थाई है। और लिखित क्या है, स्थायी रूप है, क्योंकि जो लिख गया है वो परमानेंट रहता है जब तक उसे नष्ट ना किया जाए। हम अपने वेदों की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, वो सब लिखित है इसलिए आज भी बात की जाती है। और जो, अगर हम देखें एंशिएंट थ्योरी का एक चैप्टर आता है हड़प्पा संस्कृति, उसकी जो लिपि है वो भावात्मक लिपि है, क्योंकि वो लिखी नहीं गई तो उसे पढ़ा भी नहीं गया। तो वो अस्थाई है। और जिसे लिख दिया गया वो स्थाई है, क्योंकि उसे जिस पीढ़ी में लिखा गया उससे आगे वाली पीढ़ी भी पढ़ सकती है। आने वाले समय में उसे जाना जा सकता है कि कैसी स्थिति थी, क्या रहन सहन था, आर्थिक स्थिति कैसी थी।
तो मौखिक कैसी होगी बच्चा? अस्थाई होगी, और लिखित कैसी होती है? स्थाई होती है। यहां तक समझ आया? चलो, आज हम क्लास को एंड करते हैं, और अच्छा लगा आपको नई बातें समझ आई होंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ अच्छा जानने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।